गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी का कैसे क्या इफेक्ट होता है उसके रिलेटेड देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट दी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें तो वी नो दैट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसके रिलेटेड, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost cell ऑफ द एटम। यानी जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो चीज़ है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैं बात करूँ सोडियम, तो सोडियम का नंबर क्या है 11, तो 11 यानी क्या 281 ऐसा होगा। ठीक है, तो यही सोडियम की अगर रिलेटेड बात करते हैं तो 281 के हिसाब से जाए, या अभी हम जो देखें तो नाइट्रोजन का लेट से एग्जांपल, नाइट्रोजन का नंबर क्या है 7, तो ये कन्फिग्रेशन आपको पता है कि उसका है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो कैसा आएगा ये स्ट्रक्चर, ये जो होगा वो फर्स्ट वाला 1s, दूसरा वाला 2s और तीसरा वाला 2p ऐसा होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है 1s, फिर है 2s, फिर है 2p। ओके, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज नथिंग बट दी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके रिलेटेड, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, यहाँ पे वर्ड नोटिस करना, आउटर मोस्ट सेल, कहीं से भी नहीं निकाल देना है, जो बाहर का सबसे बाहर का जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना। वो इलेक्ट्रॉन क्यों किसके साथ कनेक्टेड होगा, प्रोटॉन, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन में होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल में से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमेशा याद रखना, आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जस्ट लाइक कोई एक्स एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यानी वो डोनेट कर देगा तो वो हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो एनर्जी को कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ये एलिमेंट में से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से जो फैक्टर है वो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज नथिंग बट द साइज ऑफ एटम। फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, साइज ऑफ एटम। चलो अब समझते हैं साइज ऑफ एटम कैसे वो उसको इफेक्ट करेगा। तो देखो जनरली क्या होता है कि देखो ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर इसकी साइज़ जो है बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है एटम की साइज, इतनी सारी सेल है और ये सेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ये एक केस है 1, ये कौन सा केस है, 1 केस है। और दूसरा केस समझो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 ही सेल है। यहाँ पे होगा क्या, प्रोटॉन होगा, अंदर तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। अब एक बात समझो, दिस इज नथिंग बट द केस 2। ये कौन सा केस है,
सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पॉजिटिव एटम से क्या है, दूर है। अब पॉजिटिव और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम क्या है, एकदम ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। नज़दीक जितने हो उतना एट्रैक्शन क्या होगा, ये केस में अगर हम देखें तो एट्रैक्शन क्या होगा, इसमें एट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि नज़दीक ही है इलेक्ट्रॉन। यानी जितना दूर उतना एट्रैक्शन कम, और जितना नज़दीक उतना एट्रैक्शन ज़्यादा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, बहुत कम लगेगी, क्योंकि इजीली एट्रैक्शन कम है तो इजीली उसको उठा के दूसरी जगह ले जाओ। और यहाँ पे एकदम कस के पकड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और इसमें एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो ये देख के हमको ये बता सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटर दी साइज, जितनी ज़्यादा साइज ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी मैं आई लिखूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। आप पूरा ही लिखना आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मत लिखना आई। जितनी साइज ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, कम। और जितनी स्मॉलर दी साइज क्या, जितनी स्मॉल साइज उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी, कि ये कंसेप्ट से केस 1 और केस 2 के कंसेप्ट से आप समझ पाओगे। ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन अपन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी है। साइज ऑफ एटम जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी एटम का जो साइज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं सेल्डिंग इफेक्ट पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, सेल्डिंग इफेक्ट आपको पता नहीं होगा, है ना। चलो मैं समझाता हूँ आपको। सेल्डिंग इफेक्ट आपकी बुक में दोनों वर्ड है, या दूसरा उसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, तो जितना उसका कनेक्शन सील्ड, यानी क्या, देखो जैसे मैं बोलूँ कि ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के बाद ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऑर्बिट के बाद ये इलेक्ट्रॉन है, फिर ये ऑर्बिट के बाद सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अब देखो, अब सील्ड यानी क्या, यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनको ये सारे कमांडर्स ने घेर के रखा है, तो इनका सील्ड है। फिर ये पॉजिटिव, उसके बाद दूसरा सील्ड है। तो धीरे धीरे दूर जैसे जाते जाओगे, ये वाले क्या करेंगे, ये कमांडर्स इसको इजीली एंटर नहीं करने देंगे, या इसकी असर को इतना जल्दी नहीं नज़दीक लाने देंगे। यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको ये सील्ड करके रखता है। ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जितना सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, उतना ये इलेक्ट्रॉन को हम इजीली छोड़ देंगे, क्योंकि ये सारे तो किस में लगे हुए हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ये ऐसे समझ लो सेलिब्रिटी है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन उसको सील्ड बना के चल रहा है। जितना सील्डिंग ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी। तो आपको हर जगह सेंटेंस में लिखना है कि सील्डिंग इफेक्ट जितनी ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, कम। और जितनी सील्डिंग इफेक्ट कम, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी। यानी अगर सील्ड कम है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना है,
तो दूसरे में ही है, इजीली आप नहीं छुड़ा पाओगे। क्यों? सील्ड है ही नहीं इतना बड़ा। यानी जितनी सील्डिंग ज़्यादा अंदर होती रहेगी उतनी बाहर से इलेक्ट्रॉन इजीली लेके हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही होता है। ठीक है, सो दिस इज द टर्म इज नथिंग बट द सील्डिंग इफेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट आएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या आएगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। चलो, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ है S, यहाँ है P, यहाँ है D और यहाँ है F, सबके ब्लॉक नहीं, यहाँ पे बीच में प्रोटॉन है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे D है और यहाँ पे F है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का अगर हम देखें तो पेनिट्रेशन एनर्जी, ठीक है, पेनिट्रेशन एनर्जी यानी क्या? जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जितनी नज़दीक वाला होगा यानी पेनिट्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी जितना नज़दीक, जैसे एस में इलेक्ट्रॉन, अगर मैं पी में बोलूँ तो और दूर चला गया, अगर मैं डी में बोलूँ तो और दूर चला गया, और एफ में बोलूँ तो एकदम दूर है। तो जितना नज़दीक ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, और एस में होगा तो ज़्यादा ही एनर्जी लगेगी। सो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ग्रेटर पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी PE, ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ग्रेटर पेनिट्रेशन इफेक्ट, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होगा कि जो हाफ फील्ड है, जैसे मैं बात करूं कि नाइट्रोजन का नंबर क्या? 7। तो 7 के हिसाब से इसका कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2p3 यानी क्या? हमने ये हूंड रूल में देखा था, हूंड और पोली में, कि 2p3 यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसा होगा। ठीक है, और दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बेरिलियम, तो उसका भी नंबर क्या है? 4 है। तो उस हिसाब से क्या देखेंगे? 1s2 एंड 2s2। तो 2s2 का लास्ट देखें तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा भी यहाँ पे, यानी ये है 1s2 और ये है 2s2। ठीक है, तो 2s2 का देखें तो वो भी फुल फिल्ड है और 1s2 भी फुल, यानी यहाँ पे हाफ फिल और फुल फिल। हाफ फिल यानी अब ये इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इजीली नहीं निकलेगा वो। और यहाँ पे भी पैरिंग में है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फुल फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नहीं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इजीली नहीं निकल सकता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की क्या होगी? वेरी हाई। क्या होगी? वेरी हाई। समझ में आ रहा है? सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैं बात करूँ तो किसके रिलेटेड? हाफ फील्ड। ये क्या थी? हाफ फील्ड थी। क्या थी? हाफ फील्ड। और ये क्या थी? फुल फील्ड थी। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? एकदम ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे पीरियड में। आयोनाइजेशन एनर्जी किस में देखेंगे? पीरियड में। तो चलो, पीरियड में हमको पता है, कल ही देखा कि पीरियड में क्या होता है। पीरियड में अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम का नंबर 3, बेरिलियम का नंबर 4, बोरोन का नंबर 5, कार्बन का नंबर 6,
नाइट्रोजन का नंबर 7, ऑक्सीजन का नंबर 8, फिर आता है क्या ऑक्सीजन, उससे टीपो, फिर आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का नंबर 9, नियोन का नंबर 10। ये पीरियड है, कल ही मैंने आपको समझाया, ये इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे जाएगी, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पता है आपको साइज़ क्या होता जाता है, लेफ़्ट टू राइट जाइए, कल ही मैंने समझाया, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी साइज़ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और साइज़ कम होती जाएगी, साइज़ कम होती जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज सबसे पहले जब पढ़ाया तभी मैंने आपको बोलाया, समझाया कि ग्रेटर द साइज, जितनी साइज ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और स्मॉलर साइज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। यानी अगर हम बात करें, किसका बात करें, कि लिथियम और बेरिलियम का बात करें, लिथियम और बेरिलियम का बात करें, कि चलो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम और बेरिलियम किस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो लिथियम का साइज़ मुझे बताओ, लिथियम का साइज़ क्या है, बड़ा, बेरिलियम का साइज़, लिथियम और बेरिलियम से बेरिलियम का साइज़ क्या, कम, तो बेरिलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, और लिथियम में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो लिथियम और बेरिलियम का क्या आएगा, ये रिलेशन आएगा। समझ में आ रहा है, सो लिथियम का बेरिलियम से कम चाहिए। अब जाते हैं क्या, बोरोन में। चलो बोरोन, बोरोन का अभी मैंने बताया, लिथियम और बेरिलियम का अभी मैंने बताया। अब बोरोन, तो बोरोन का साइज क्या है, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन आपको कि चलो बेरिलियम और बोरोन एग्जाम्पल कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी, तो हमको पता है कि बीई का नंबर क्या है, बीई का नंबर क्या है 1s2 और 2s2 है, और बोरोन का नंबर क्या है 5 है, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि बेरिलियम का साइज़ क्या है, बेरिलियम का साइज़ क्या है, बड़ा है, किस कंपेयर में, बोरोन का साइज़ क्या है, कम है, तो ये आप क्या लिख लोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगी, तो ये गलत होगा। समझ में आ रहा है क्यों, जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आप देखो तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा देखने का, साइज ही सिर्फ नहीं देखनी है, क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का। देखो यहाँ पे 1s2 और 2s2 है, तो ये फुल्ली फिल्ड है, क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड है तो आप इजीली इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेरिलियम के रिलेटेड आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, किस कंपेयर में, बोरोन में। ठीक है, तो पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम से ज़्यादा आएगा बोरोन, फिर वापस वही ट्रेंड, कार्बन, नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन वापस हाफ फील्ड, अभी मैंने आपको समझाया नाइट्रोजन का क्या है, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा आएगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से ज़्यादा आएगा फ्लोरीन में, उससे ज़्यादा आएगा नियोन में। ये पीरियड में ट्रेंड देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, अब जाते हैं ग्रुप में, कहाँ पे जाते हैं, ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में आपको पता है क्या है, ग्रुप में लीना करे रब से फरियाद, ऐसा है। तो लिथियम का साइज़ क्या, लिथियम का साइज़ क्या, सबसे छोटा, ठीक है, साइज स्मॉल, नीचे जाओगे तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा, तो साइज़ जितना ज़्यादा, साइज़ जितना ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, कम। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या आएगा, लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सोडियम का, सो लिथियम में ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ग्रेटर देन Na, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन सीजियम, ग्रेटर देन फ्रांसियम। फ्रांसियम का तो इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है, लेकिन सीजियम का साइज सबसे बड़ा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, सो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, साइज जितना बड़ा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ से हमको एक चीज़ पता चलती है, क्या पता चलती है कि आल्कली जो मेटल्स है,
अल्कली जो मेटल्स है वो अल्कली मेटल्स के रिलेटेड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? अल्कली मेटल्स की एनर्जी क्या होती है? लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और नोबल जो गैसेस है, नोबल जो गैसेस है वो नोबल गैसेस में हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये याद रखना, ठीक है। अल्कली मेटल्स और नोबल गैसेस में ये दिखता है, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो उसके रिलेटेड I2 चाहिए, लेकिन वो मैं आपको बुक के जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी को ही ध्यान में रख के समझो कि क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वापस अगर हम देखें तो एक बार रिवाइज कर लेते, चलो आ जाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी क्या? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, उसके फैक्टर्स देखे, साइज ऑफ एटम कैसे बढ़ता है घटता है, केस मैंने समझाया आपको, और सारी इफेक्ट को आपको मैंने अच्छे से समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जनरली क्या करते हैं, बेरिलियम और बोरॉन, तो बेरिलियम का साइज क्या, हमको पता है कि बेरिलियम, कल ही हमने देखा था ना क्या, कि बेरिलियम और बोरॉन में देखो तो बेरिलियम का साइज क्या, बड़ा, और बोरॉन क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओ वैसे वैसे साइज क्या होता जाता है, कम हो जाता है, और बोरॉन का साइज क्या, छोटा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें कम लगेगी और बोरॉन में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ये लिख लेते और गलत होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी देखो तब साइज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, ये करोगे तभी होगा। यानी ये ट्राइंड हमेशा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी का, लेकिन याद रखना यानी क्या, लॉजिक से याद रखने का, ठीक है। ये कार्बन है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। अब आगे जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं उसका, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन, कब, लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन is added to the एटम। यानी अभी तक हम क्या करते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे, क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते थे। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एंटर करना है। जस्ट लाइक एक्स है तो एक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ले जाओ तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, वो एक्स माइनस बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जनरली गैसियस एटम की बात करते हैं, जैसे Cl है, ठीक है, तो Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन डालो तो क्या बनेगा, Cl गैस बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यानी Cl बनेगा, तो 2Cl माइनस, जैसे Cl के साथ इलेक्ट्रॉन लिया तो वो बन जाएगा Cl माइनस, ठीक है। 2 का भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी के अंदर ऐड होता है तब, इलेक्ट्रॉन जब भी किसी के अंदर ऐड होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर ऐड होता है तब एनर्जी, पूरे सिस्टम में से एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है। तो वो एनर्जी जब रिलीज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव, ओके, डन। चलो अब जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर अगर हम उसके रिलेटेड बात करें तो फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एटम। क्या है? एटम का साइज। एटम का साइज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है उसको। क्यों? क्योंकि एटम का साइज जितना ज़्यादा, लार्जर द साइज ऑफ एन एटम, जितना बड़ा साइज उतना उल्टा, यानी जितनी साइज बड़ी उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब तो हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन घुसाना है। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा इलेक्ट्रॉन घुसाना है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन घुसाओगे, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज तो होगी एटम में से। तो जितना साइज बड़ा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा जो मैंने आपको बोला वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि स्मॉलर द साइज कितना छोटा, स्मॉलर द साइज, छोटा वाला साइज, तो ईजी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये, ऐसा मतलब हुआ। ठीक है, चल फिर दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। क्या आएगा? न्यूक्लियर चार्ज के रिलेटेड अगर बात करें, सो मोर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतनी मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो फिर हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए लेस टेंडेंसी है, वो तो बट ऑब्वियस है, मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जैसे मैं बात करूँ नाइट्रोजन का नंबर वापस 7, तो क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, 2p3 का यहाँ पे देखें तो 1 2 3। ठीक है, अब फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो फुल्ली सेटिस्फाइड होने की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना इट्स वेरी यू कैन से टफ। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हैज़ अ लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो टेंडेंसी होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखने का कि हाफ फील्ड, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नौबत नहीं आती। ठीक है, तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड हैज लेस टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, उसका टेंडेंसी एकदम कम रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं पीरियोडिक ट्रेन की तरफ। पीरियोडिक ट्रेन में क्या होगा? पीरियोडिक ट्रेन चलो देख लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेन में अगर हम करें तो पीरियोडिक ट्रेन में अगर हम देखें तो पहले हम ग्रुप में देखते हैं। किस में देखते हैं? ग्रुप्स में क्या होगा? लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो लीना, तो लिथियम का साइज कैसा? लिथियम का साइज सबसे छोटा, तो साइज छोटा तो लीना करे, ऐसा ही ट्रेंड आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो फिर एक यहाँ पे एक चीज़ याद जो रखनी है आपको, वो है हेलोजन। जो है हेलोजन, सबसे इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि हेलोजन्स हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ क्यों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन की है?
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पता? फ्लोरीन का नंबर आपको पता है। फ्लोरीन का नंबर क्या है? 7 के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p5, ठीक है, यही आता है ना। सो 2s2 2p5 में जाए तो 2p5 यानी क्या? 1 2, यानी 1 2। अब उसको ख़त्म होने के लिए कितना चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या है, पूरे फॉर्म में है कि एक दे दो भाई, एक दे ही दो, तो ईजीली उसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ईजीली मिल जाएगा। यानी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो हाईएस्ट होगा। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस हिसाब से अगर देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में फ्लोरीन की कम, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की ज़्यादा, और क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन और आयोडीन की। ये एक यहाँ पे ट्रेंड है। यानी क्या पूरा ट्रेंड बनेगा? क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन, ठीक है। ये एक हमेशा याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है पता है? देखो चलो इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 2s2 2p5, और क्लोरीन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p5। इसका नंबर 7 और इसका नंबर क्या? 17। अब फ्लोरीन में देखो साइज तो पता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होगा और क्लोरीन का साइज कितना होगा? 3s2, यानी इतना साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही है। फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन अंदर आना चाहता है, लेकिन उसके वाला ही उसको अंदर नहीं आने देगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो दोनों की वजह से रिपल्सन होगा, दूर फेंक देगा, ठीक है। यानी एनर्जी बहुत लगेगी। और यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या बड़ा है, बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे छोटी साइज और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो उसको अंदर एंटर ही नहीं करने देगा। भाई हम हैं, आप क्यों आ रहे हो, ठीक है। चार्ज है एक ही सेम चार्ज, तो दोनों सेम चार्ज क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा है, ठीक है। और दो चीज़ यहाँ पे ये हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी जो है वो नोबल गैस की पॉजिटिव होती है। ये बहुत पूछा जाता है, नोबल गैसेस की क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है। और हाफ फील्ड उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी बात कर रहा हूँ? हाफ फील्ड की। किसकी? हाफ फील्ड की। जैसे बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम जो है वो है 0। क्या है? 0, ठीक है। सो दिस आर दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। बाकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके सम जब आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको अच्छे से समझ के ये याद रखना है, ठीक है। चलो तो आज इतना रखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अलावा कल आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू।